नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा, कई विकास कार्यों की सौगात दी। अमोड़ी में डिग्री कॉलेज का लोकार्पण किया। देवीधुरा मेले में भी सीएम करेंगे शिरकत। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी सीएम के साथ मौजूद बताए जा रहे हैं। अमोड़ी में डिग्री कॉलेज का लोकार्पण किया। देवीधुरा मेले में भी सीएम करेंगे शिरकत। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी हैं सीएम के साथ मौजूद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा, कई विकास कार्यों की सौगात दी है। और उत्तराखंड में फिर एक हफ्ते के लिए बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। प्रदेश भर में 24 अगस्त तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू। उत्तराखंड आने के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वालों को भी मिलेगी एंट्री। जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके हैं जो लोग, उनको ही एंट्री मिलेगी। और वहीं आज शाम 5 बजे उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 के लिहाज से 23 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र के पहले इस कैबिनेट बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं विधानसभा सत्र से पहले कई महत्वपूर्ण विधेयक को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। वहीं उपनल और पुलिस ग्रेड पे को लेकर भी कैबिनेट की उप समितियां गठित की गई थी, जिन्हें अपनी रिकमेंडेशन कैबिनेट में रखनी है। इस कैबिनेट बैठक में इन विषयों पर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। वहीं इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन विसंगति को लेकर भी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। रोजगार और आर्थिक मोर्चे पर भी कुछ बड़े फैसले होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो सत्र से पहले कई विधेयकों को मिलेगी मंजूरी। वेतन विसंगति को लेकर भी फैसला हो सकता है। तो रोजगार और आर्थिक मोर्चे पर भी फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। सत्र से पहले यह बैठक, तो शाम 5 बजे उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक। सुदीप जैन हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुदीप, शाम 5 बजे का समय बताया जा रहा है जब उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक होगी। कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी? जी देखिए, आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व उनके कैबिनेट की बैठक है। आज करीब 13 एजेंडे बताए जा रहे हैं। आज के एजेंडे में भी बेरोजगारी, प्रमोशन और इसके साथ ही कुछ विभागीय मसले डिस्कस होंगे। जहां तक पुलिस ग्रेड पे का मसला है, तो पुलिस ग्रेड पे को लेकर विधानसभा में बैठक शुरू हो चुकी है। जो सुबोध उनियाल मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जैसा कि पूर्व में निर्धारित था। इसके बाद ही जब कैबिनेट बैठक संपन्न होगी, इसके बाद ब्रीफिंग की जाएगी। 6:15 बजे के आसपास ब्रीफिंग का समय निर्धारित है। करीब 35 से 40 मिनट की कैबिनेट बैठक चलेगी। ये कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा से सत्र ठीक पहले सरकार कैबिनेट बैठक आज कर रही है और इस बैठक में सरकार कई अहम निर्णय ले सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। सुदीप, जिस तरह से जानकारी मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि कई विधेयकों को मंजूरी मिल सकती है इस बैठक में, कौन कौन से ऐसे विधेयक होंगे? और बैठक का अगर हम एजेंडे की बात करें तो क्या एजेंडा होगा, क्योंकि 2022 के चुनाव को देखते हुए काफी अहम है ये बैठक? देखिए, विधेयक विधानसभा में पारित होते हैं और इसके लिए सत्र कॉल किया गया है जी। जहां तक कैबिनेट की बात है, कैबिनेट में सरकार ऐसे निर्णय जो राज्य के हित में है और किसी विभाग से जुड़े हुए पर सारे मंत्रिमंडल समूह का निर्णय लेना है और मंत्रिमंडल समूह की अनुमति लेनी है, वो मामले कैबिनेट में आते हैं। और ये मामले गोपनीय भी होते हैं क्योंकि ये पहले कैबिनेट में डिस्कस होते हैं, इसके बाद बाहर आते हैं। करीब 12 बिंदु बताए जा रहे हैं जिन पर आज चर्चा होकर निर्णय लिया जाना। बिल्कुल, और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वेतन विसंगति को लेकर भी चर्चा हो सकती है, इसको लेकर भी फैसला हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम 2022 विधानसभा की बात करें तो सरकार रोजगार को लेकर, विकास को लेकर पुरजोर कोशिश कर रही है और इसको देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। जी देखिए, मुख्यमंत्री ने अभी स्वरोजगार की बैठक की थी, उसमें उन्होंने 65,000 लोगों का लक्ष्य 1 लाख कर दिया। 22,000 लोगों को सरकार नौकरी देने की बात कह रही है। कोविड काल में जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं में लेट हुआ, उनको 1 वर्ष की छूट दी जा रही है। हम देख रहे हैं बीते दिनों से लोक सेवा आयोग की लगातार नोटिफिकेशन जारी हो रही है रिक्त पदों के लिए। हाईकोर्ट की भी वैकेंसी का भी एक पत्र जारी हो गया है। तो उम्मीद ये की है और जो मुख्यमंत्री का जो निर्णय है वो युवा बेरोजगारी दूर करने, युवाओं को साथ लेकर चलने का है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है वो यही है, युवा मुख्यमंत्री 60+, यानी युवा सीएम है और हमारे विधायक 60+ जीत कर आए। चलिए सुदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे खबरों पर अपडेट लेंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ग्रेड पे आंदोलन मामला, आज बुलाई गई है बैठक। मंत्री सुबोध उनियाल की अगुवाई में बैठक होगी। ग्रेड पे की मांग को लेकर आंदोलन रोकने की कोशिश, अधिकारी भी पुलिस जवानों को समझाने में जुटे हैं। तो आज बुलाई गई है बैठक, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री सुबोध उनियाल की अगुवाई में यह बैठक होगी। ग्रेड पे की मांग को लेकर आंदोलन रोकने की कोशिश की जा रही है। अधिकारी भी पुलिस जवानों को समझाने में जुटे हैं। तो पुलिस ग्रेड पे आंदोलन मामला, और उत्तराखंड के पवनदीप राजन ने म्यूजिक रियलिटी शो इंडियन आइडल के सीजन 12 का खिताब अपने नाम कर लिया। पवनदीप ने 5 कंटेस्टेंट्स को हरा कर ये जीत हासिल की है। अरुणिता कांजीलाल सेकेंड रनर अप रही। पवनदीप के इंडियन आइडल का विजेता बने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। सीएम ने ट्वीट में लिखा है कि अपनी गायकी से इंडियन आइडल के सीजन 12 के मंच को जीतने के साथ साथ सभी देशवासियों के दिलों को जीतकर पवनदीप ने देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। पवनदीप राजन मूल रूप से कुमाऊं मंडल के चंपावत जिले के रहने वाले हैं और लोक गायिका कबूतरी देवी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चंपावत के रहने वाले हैं पवनदीप राजन, और जिन्होंने इंडियन आइडल 12 का खिताब जीता है, विजेता बने हैं पवनदीप राजन। और बात करेंगे दिल्ली की खबरों की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उत्तराखंड दौरे पर आने का ऐलान करके सियासी पारा बढ़ा दिया। हालांकि इससे पहले वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ पुराने बिल माफ करने का ऐलान कर चुके हैं। तो कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आ रहे हैं और दिल्ली के सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है, कल उत्तराखंड जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी कल एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। उत्तराखंड की प्रगति और विकास के लिए ये घोषणा एक मील का पत्थर साबित होगी। तो उत्तराखंड जाएंगे कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि कल उत्तराखंड को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं जो उत्तराखंड के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ये ट्वीट है, कल उत्तराखंड जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी कल एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। उत्तराखंड की प्रगति और विकास के लिए घोषणा एक मील का पत्थर साबित होगी। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया है। सुदीप जैन हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुदीप, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि कल वो उत्तराखंड आ रहे हैं और एक घोषणा करेंगे, महत्वपूर्ण घोषणा जो उत्तराखंड के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। देखिए, कल अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आ रहे हैं। ये अस्थायी राजधानी देहरादून है। जहां तक अरविंद केजरीवाल के दौरे की बात है तो सूत्र बताते हैं कार्यकर्ताओं को परेड मैदान पहुंचने के लिए कहा गया है। कुछ घंटा घर पे भी एकत्रित होंगे। कल केजरीवाल पहले रोड शो करेंगे और इसके बाद अपनी नई घोषणा का ऐलान करेंगे। इसके पहले वो 300 यूनिट, माफ कीजिएगा, 300 यूनिट बिजली प्रत्येक सिंगल यूनिट यानी एक परिवार को देने की बात कह चुके हैं। इसके बाद कर्नल कोटियाल को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की ओर उन्होंने और सिसोदिया डिप्टी सीएम ने संकेत दिए थे। कल मुख्यमंत्री का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बीते एक सप्ताह पूर्व उनका जो दौरा प्रस्तावित था सोमवार का, यानी एक हफ्ते पूर्व का, वो निरस्त हो गया था किन्हीं कारणों से। और कल का दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिमाग में या उनकी पार्टी ने कोई एक बड़ा प्लान सोचा है। हालांकि प्लान अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। कल अरविंद केजरीवाल जब आएंगे तो वो खुद इस प्लान को, इस योजना को जो उत्तराखंड के बारे में सोचा है, उसको सार्वजनिक तौर पर ऐलान करेंगे। कल वो रोड शो करके भी अरविंद केजरीवाल अपनी शक्ति दिखाएंगे। सुदीप, जिस तरह से देखा जाए 2022 की बात करें अगर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की, तो कहीं ना कहीं पूरी ताकत आम आदमी पार्टी भी झोंकना चाहती है। यही वजह है कि तमाम वादे यहां पर किए जा रहे हैं उत्तराखंड को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से। जी, ये बात बिल्कुल सही है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने दिल्ली में तीसरी बार सत्ता हासिल की। पार्टी पंजाब की ओर तेजी से बढ़ रही है, यूपी में बहुत तेजी से एक्टिव हुई है और वो उत्तराखंड में भी प्रयासरत है। देखिए, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि पहाड़ की कई सीटें ऐसी हैं जहां जीत और हार में मतों का अंतर बहुत कम होता है। इस चीज की जानकारी आम आदमी पार्टी ने सभी राजनीतिक दलों को है। इस अंतर को ही कम करा के वो भाजपा को हराकर अपने पक्ष में माहौल कराना चाहती है। हमने देखा हरीश रावत जब शक्ति प्रदर्शन करने आए
नेशनल कन्वीनियर बन के जो चुनाव कैंपेन हेड बने, तो उनका भी अटैक आप पर था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संकेत है कि आप पार्टी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिससे बड़े राजनीतिक दल चिंतित है उत्तराखंड में। चलिए सुदीप जैन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे खबरों की। जिस तरह से देखा जाए उत्तराखंड की, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने हरिद्वार में काली मां की पूजा अर्चना की। राज्यपाल हरिद्वार के चंडी घाट के प्राचीन काल माता मंदिर में पूजा के लिए पहुंची थी। महामहिम ने महामंडलेश्वर आचार्य कैलाशानंद महाराज का आशीर्वाद भी लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राज्यपाल ने पूजा अर्चना की। हरिद्वार में काली माता मंदिर पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। सावन का आज आखिरी सोमवार है और उसको देखते हुए राज्यपाल ने हरिद्वार के काली माता मंदिर में पूजा अर्चना की। डोईवाला क्षेत्र के मेधावी छात्रों को विधानसभा अध्यक्ष ने सम्मानित किया। इन छात्रों ने 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। गन्ना कृषक पब्लिक इंटर कॉलेज में बच्चों को सम्मानित करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना काल में भी क्षेत्र के बच्चों ने मेहनत की और टॉपर बने। विधानसभा अध्यक्ष ने कॉलेज के फर्नीचर के लिए 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। 70 मीटर के दाएं तक मूवमेंट चला तो बाद में डिग्री कॉलेज स्वामी मेधावी तमाम मेरे जो छात्र छात्राओं ने अपने स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने मेरिट लिस्ट में आप लोग आए हैं, उनको मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। निश्चित रूप से एक अपेक्षा भी उनसे है कि आने वाले समय में वो और आगे बढ़ेंगे और इनसे जिस प्रकार से आज हमारी आदर्श संस्था ने इनको सम्मानित किया या उत्कृष्ट कार्य करने वालों को उनको सम्मानित यहाँ किया गया, एक ही बात कह सकता हूँ, इससे आने वाले बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। और कोरोना काल की जहाँ तक बात की, मैं कह सकता हूँ कि अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। उस समय ऑफलाइन पढ़ाई हो रही थी, फिर ऑनलाइन पढ़ाई हुई, लेकिन जो बच्चे प्रतिभावान हैं वो इन चीज़ों की परवाह किए बिना उन्होंने अपने प्रतिभाओं का जोहर आज दिखाया है। और वहीं देहरादून में सरकारी जूनियर हाई स्कूल खुल गए हैं। साथ ही सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे कि कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ ही स्कूल खोले जाएं। आपको बता दें कि पहले ही दिन छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जबकि छात्रों की उपस्थिति इतनी ज्यादा नहीं थी, तो वहीं सभी छात्र कोरोना नियमों का पालन करते हुए भी नजर आए। तो 54 आपने क्लास तो देखा ही है, अंदर से बहुत बड़ी क्लासेस नहीं है हमारे पास भवन का भी अभाव है। तो जो भी हमको उपलब्ध है उसमें हम जितनी भी सीटें आती हैं तो उसको उसमें बैठाने का एक ही तरीका है हमारे पास कि पहले दिन हमने इनको बोल दिया कि रोल नंबर 1, 3, 5 ऐसे इस तरह से एक दिन आएंगे और 2, 4, 6 ऑड इवन जो होता है उस तरह से हम इनको बुलाया करेंगे। यही है और हम इन्हें समय समय पर समझाते भी रहते हैं। सैनिटाइजेशन हमने पहले ही इनके शनिवार को, आप जानते हैं कि शनिवार को सैनिटाइजेशन डे होता है स्कूलों का, हम वो करा चुके हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल बाद हमारे स्कूल खुले हैं और स्कूल आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सर मैम सब ने हमें बताया कि हमें कोविड-19 में कैसे रहना है, क्या क्या पालन करने हैं उनके, और मतलब हम अपने हाथ धोए, सैनिटाइज़र लगाए, मास्क पहने, साफ़ सफाई से रहे, दूरी बनाए रखे एक दूसरे में। हमें स्कूल में आते हैं तो हमें सैनिटाइज़र लगाना चाहिए और अब मुंह पे मास्क लगाना चाहिए। पढ़ाई को लेके क्या कहना है? पढ़ाई बहुत पीछे रह गई है। पढ़ाई भी करना चाहिए। नहीं, पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी, किस तरह से चल रही है पढ़ाई? हम जिसके पास फ़ोन नहीं होगा टच वाला, वो तो ऑनलाइन नहीं कर सकता, उन्हें तो स्कूल आना पड़ेगा। स्कूल में आते हैं। और वहीं कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रदेश में 6ठी से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं, जिसके बाद विकास खंड पावो का भागवत मांटेसरी जूनियर हाई स्कूल भी खुल गया है। स्कूल के प्रधानाचार्य कविंदर सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार से मिले आदेशों के बाद स्कूल को खोल दिया गया है। साथ ही स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केवल 22 छात्र स्कूल में उपस्थित रहे, जबकि बाकी के अभिभावकों की ओर से अभी तक अनुमति प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाए गए हैं, जिसकी वजह से स्कूल में 50% छात्र ही मौजूद रहे।
8वीं तक नीचे कक्षा 6 से 8 तक का विद्यालय आज हमारे विभागीय आदेशानुसार खुल चुके हैं। तो कोरोना गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना और ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर इस सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, इस बारे में बच्चों को जो है जागृत किया गया, बच्चों को बताया गया है ताकि बच्चे जो है ये कोविड-19 का संक्रमण से बचे रहें। छात्र संख्या भी कम दिखी जा रही है। हाँ सर, यह है कि छात्र संख्या विद्यालय में वर्तमान में कक्षा 6 से 8 तक की 43 है और 43 में से हमारे पास 22-23 बच्चे आज प्रेजेंट हैं। केदारनाथ में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का तीर्थ पुरोहितों ने विरोध जताया है। पुरोहितों का कहना है कि निर्माण कार्य में ब्लास्टिंग का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी निर्माण कार्य साल 2013 की आपदा के बाद किए गए हैं उन्हें भी तोड़ा जा रहा है, जो सरासर गलत है। आपको बता दें कि घाट को तोड़ने के लिए क्षेत्र में ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में केदारनाथ धाम के लिए खतरा बन सकता है। और यहाँ पे इस तरह से पुनर्निर्माण स्थल यहाँ केदारनाथ पे पहुंची हुई है। ये पूरा मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने 28 करोड़ रुपए में ये घाट बनाया था और 16 लाख का जो है चेंजिंग रूम बनाया था, लेकिन आज इन्होंने इस घाट को खोद के रख दिया है। घाट को तोड़ करके बिना यहाँ के तीर्थ पुरोहितों को विश्वास में लेकर के इस घाट को इन्होंने तोड़ दिया है, जिससे कि आप सामने देख रहे हैं जो गोल चक्र है मंदिर के ठीक सामने, तो वो गोल चक्र जो है नीचे आने वाला है, तो मंदिर को भी पूरा खतरा है। तो मैं माननीय मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि जो आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है इसको तत्काल बंद किया जाए। यहाँ पर उत्तराखंड के राजेंद्र नाथ ने देश का नाम रोशन किया। एसडीआरएफ जवान ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहरा दिया है। ऐसा करने वाले वो उत्तराखंड के पहले पुलिसकर्मी हैं। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराने की योजना थी। 13, 14, 15 अगस्त को मौसम खराब होने की चेतावनी थी। खराब मौसम की चेतावनी की वजह से टीम ने प्लान बदला, लेकिन इरादा नहीं। राजेंद्र नाथ ने 12 अगस्त को ही माउंट एल्ब्रुस को फतेह कर लिया और तिरंगा लहरा दिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।